हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम सभी देख रहे थे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, और आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है दंडकारण्य का पठार। इस तरह से छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन का ये अंतिम वीडियो है। इससे पहले हमने जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये सारा का सारा वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए और उन सब वीडियो को भी देखें और समझें और पढ़ें, याद करें और परीक्षा की तैयारी करें। तो आज का जो वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार कहें या बस्तर का पठार कहें, दोनों का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका मतलब ही वही है। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य रामायण कालीन में जो बस्तर का एरिया है उसको दंडकारण्य कहा जाता था। इसीलिए ये पूरा जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया गया है, दंडकारण्य का पठार। पठार नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पठारी क्षेत्र है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दंडकारण्य पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दंडकारण्य के पठार में ही जो ज़्यादा मूल्यवान खनिज जैसे लोहा है, जैसे टीन है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, ये पूरे के पूरे खनिज जो है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे लोहे की लोहे का जो खदान है बैलाडीला में, जहाँ से जापान जो है लोहे का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो वो कहाँ है, दंडकारण्य के पठार वाले एरिया में ही है। साथ ही साथ ये दंडकारण्य का पठार या बस्तर जो है पूरा जो है आदिवासी इलाका है, जनजाति क्षेत्र है, ये भी बात है। तो चलिए आज इसी विषय पर हम लोग देखेंगे। तो दंडकारण्य के पठार में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से जिला जो है शामिल होता है। तो इसमें बस्तर पूरा संभाग इसमें शामिल होता है, साथ ही साथ राजनांदगांव का मोहला तहसील भी इसमें शामिल होता है। तो यहाँ से मैं यदि शुरू करूँ तो ये है आपका कांकेर। कांकेर और मोहला तहसील को लेते हुए यहाँ से ये कोंडागांव हो गया, ये बस्तर हो गया, फिर ये क्या हो गया, सुकमा हो गया, ये बीजापुर हो गया, ये नारायणपुर हो गया, और बीच में ये क्या है, दंतेवाड़ा। तो टोटल जो ज़िले इसमें जो शामिल होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कोंडागांव, बस्तर, फिर है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और थोड़ा सा राजनांदगांव का कुछ क्षेत्र। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, दंडकारण्य का पठार कहलाता है। साथ ही साथ थोड़ा सा इधर जो है बीजापुर और सुकमा की ओर, ये थोड़ा सा ये जो एरिया है वो मैदान है इस पठार का, ये याद रखना है। तो जब आप इस पठारी क्षेत्र का मतलब इसका जो पठारी क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग भूगर्भिक शैल। भूगर्भिक शैल मतलब जो शैल है उसकी जो बनावट है वो किस टाइप का है, तो वो ग्रेनाइट और नीस जैसे चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टान से ज़्यादा मूल्यवान खनिज प्राप्त होता है, जैसे लोहा है, सोना है, लेकिन काफ़ी सोना बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं पर पाया जाता है, तांबा है, अभ्रक है, तीन तीन अलग टाइप के चट्टान में पाया जाता है। तो इस टाइप से काफ़ी मूल्यवान जो खनिज पाए जाते हैं वो इन्हीं चट्टान से मिलता है। कौन से चट्टान से, ग्रेनाइट और नीस, ये काफ़ी पुराने चट्टान माने जाते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो लाल दोमट मिट्टी पाया जाता है, जिसमें बाजरा वगैरह का जो खेती है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ से कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखना है। दंडकारण्य के जो पठार है वो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 28% है, 28% है। फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार। जसपुर सामरिक पार्क प्रदेश कितना है, 4% है। फिर उसके बाद सरगुजा पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना परसेंट है, 16% है। और छत्तीसगढ़ का मैदान कितना परसेंट है, 50% है। और ये जो है दंडकारण्य पठार कितना परसेंट है, 28% है। तो भूगर्भिक बनावट कैसा है, धारवाड़ और ग्रेनाइट, याद रखिएगा, धारवाड़ ग्रेनाइट ये है।
और इसकी जो ढाल है, जो नदियाँ हैं वो किस ओर बह रही हैं, दक्षिण की ओर बह रही हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी बह रही है कि पश्चिम की ओर। मतलब आप ये मान सकते हैं कि इसकी ढाल जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका झुकाव किस ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। और इसमें मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी जो है पाई जाती है, जिसमें मोटा अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है इस वाले इलाके में। तो ये आप लोगों को याद हो गया। अब इसके प्रमुख पर्वत देखते हैं हम लोग, दंडकारण्य पठार के प्रमुख पर्वत। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग केशकाल घाटी। केशकाल घाटी कहाँ है, कोंडा गांव में। और ये एक जल विभाजक है। जल विभाजक किसे कहते हैं, जिसमें एक ओर से जो नदियाँ बह रही हैं, नदियों के बहने का अलग अलग दिशा में बांट देता है। जैसे महानदी जो है वो किधर बहने लगती है, पूर्व की ओर बहने लगती है, उत्तर की ओर बहने लगती है। और जो इंद्रावती नदी है वो किधर बहने लगती है, दक्षिण की ओर बहने लगती है। तो उत्तर और दक्षिण में नदियों को ये बांटती है कौन सा, केशकाल घाटी। तो इसीलिए जल विभाजक भी कहते हैं। केशकाल घाटी कहाँ है, कोंडागांव। और आप लोग जब बस्तर संभाग प्रवेश करते हैं तो इसी केशकाल घाटी से होते हुए अपने को गुजरना पड़ता है। तो इसको बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। बैलाडीला की पहाड़ी, जिसके जो दंतेवाड़ा में है, जिसकी ऊंची चोटी क्या है, नंदीराज है, 1210 मीटर है। ये आपको याद रखना है। और बैलाडीला में ही बहुत सारे लोहे के क्या है, खदान है। तो ये याद रखना है। और बैलाडीला से ही जापान को लोहे का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ये याद रखना है आपको। फिर है अबूझमाड़ की पहाड़ी, कहाँ है, नारायणपुर में। सबसे अधिक वर्षा है ना कहाँ होता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में। और इसी को यही अबूझमाड़ की पहाड़ी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। तो ये याद रखना है। राव घाट की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोहा पाया जाता है और यहाँ से भी लोहे निकाले जाते हैं। तो ये दंडकारण्य पठार के कुछ प्रमुख पर्वत हैं जो आपको याद रखना है। इस तरह से छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन यहाँ पर पूरा होता है। इससे थोड़ा बहुत कुछ छूटा हुआ होगा, आप लोग और देख लीजिए। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं जो है कुछ और एक आध वीडियो डालूं, लेकिन जो तथ्य छूटे हुए होंगे उनको शामिल करते हुए मैं बताऊंगा। हो सकता है या ना भी बनाऊं। तो ये छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है। उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक लेंगे और इस तरह से ये जो है ये कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो धन्यवाद आप सभी का।